है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 का वीडियो जो है ये ऑलरेडी डाल चुके हैं एमसीक्यू के। अगर आपने नहीं देखे तो इस चैनल का इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। और ये हमारा पार्ट 2 है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा, ये मेरे कंफर्म है आपके साथ। और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आप जो है इसमें 40 में 40 बाय ऑफकोर्स लेकर आएंगे, ये कंफर्म मैं आपसे करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना क्या है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यह दंतुरित यानी कि नागार्जुन यानी चैप्टर नंबर 6 से है और यह दंतुरित मुस्कान से है। ओके, तो यहाँ पर बोला है यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला या नागार्जुन या सूरदास? तो आंसर होगा ये नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रसिद्ध मतलब प्रतिष्ठ है? यात्री, भारतीय, संस्कारी या यात्रा? तो मैं बता दूं यात्री के नाम से प्रतिष्ठा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बताएं कि बच्चे मुस्कान किससे पिघलने में समर्थ है? कठोर पत्थर को, पहाड़ों को या मतलब कठोर व्यक्ति के मन को या संपूर्ण वातावरण को? तो मैं बता दूं बच्चों की दंतुरित मुस्कान को देखकर कठोर व्यक्ति की मन भी पिघल जाता है। तो थर्ड नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट है, झोपड़ी में कमल खिलने का क्या तात्पर्य है? तो झोपड़ी का सुगंधित वातावरण या गरीबी में भी आनंद की अनुभूति या आर्थिक संपन्न या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा गरीबी में भी आनंद की अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें बोला है दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी मुस्कान की विशेषता का वर्णन किया गया है? बाल शिशु की, प्रसन्नचित्त बालकों की या ग्रामीण बालकों की या इनमें सभी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बालक शिशु की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के अनुसार कवि का शरीर कैसा था? आभूषणों से युक्त या कमल के फूलों से युक्त या सूर्य के समान आभायुक्त या धूल के समान मतलब धूल से सना हुआ? तो आंसर हो जाएगा कविता के अनुसार अनुसार शिशु का जो शरीर था वह धूल के समान था। क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें बोला है बच्चे की स्पर्श मात्रा से क्या परिवर्तन हुआ? कमल के फूल खिलने लगे या मृत व्यक्ति के प्राण संचार होने लगे या सैफालिका के फूल झरने लगे या बाबुल के पत्ते गिरने लगे? तो आंसर हो जाएगा सैफालिका के फूल झरने लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला कवि को अपलक कौन निहार रहा है? पत्नी, माँ या अबोध शिशु या अनजान व्यक्ति? तो आंसर हो जाएगा कवि को अल्पक निहार जो रहा है वो है अबोध शिशु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्हे बच्चे का कवि से परिचय किसने कराया? शिशु की माँ ने, श्याम ने, कवि की माँ ने या वहाँ उपस्थित लोगों ने? तो आंसर हो जाएगा शिशु की माँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा कवि न पहचान पाने का क्या कारण है? बच्चों कवि को पहली बार देख रहा था या बच्चा जो है कवि से पूर्णतः परिचित था या कवि प्रथम बार बच्चे से भेंट कर रहा था या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें बोला यदि बच्चे की माँ माध्यम ना बनती तो कवि क्या नहीं देख पाता? बच्चे की खिलखिलाहट या नए नए दांत निकालने वाले शिशु की मुस्कान या शिशु का आभायुक्त मुख या धूल से सने हुए शिशु को? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नए नए दांत, ठीक है, शिशुओं के निकल रहे हैं, ये नहीं देख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अनिमेष का क्या अर्थ है? एकटक देखना या प्रसन्नतापूर्वक देखना या विनम्रतापूर्वक देखना या पलक झपक कर देखना? तो आंसर हो जाएगा अभी अनिमेष का एकटक देखना। 13 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला तुम्हारी या दंतुरी मुस्कान कविता में पहली बार कवि को देखने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई? वह अत्यंत प्रसन्न हो गया या वह खुश होकर कवि के गोद में जाकर चला गया? वह कवि को अल्पक देखने लगा या वह कवि को देखकर डर गया? तो आंसर हो जाएगा वह कवि को अल्पक देखने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात पंक्ति में कमल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? फूलों के लिए, बच्चों के लिए, सजावट के लिए, आर्थिक विपन्नता दर्शाने के लिए? तो आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है कमल, ठीक है। नेक्स्ट है, शिशु को मधुपर्क का पान कौन कराता है? कवि, माँ, बहन या अतिथि? तो आंसर हो जाएगा माँ कराती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर्स में बोला बच्चा कवि को कैसे देख रहा था, तिरछी नज़रों से, डर डर कर, रोक कर या हंस हंस कर। तो ये तिरछी नज़रों से कवि को देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन पाषाण के पिघलने से क्या अभिप्राय है। कठिन पाषाण यानी पत्थर दिल वाले, ठीक है। तो जैसे तेज धूप से पत्थर का पिघलना या कठोर पत्थर को तोड़ना या सभी का मन प्रफुल्लित होना या कठोर हृदय वाले व्यक्ति का विनम्र होना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कठोर हृदय वाले व्यक्ति का विनम्र होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बच्चे के किससे संपर्क ना होने की बात कर रहा है। स्वयं से, प्रवासियों से, माँ से, आसपास के लोगों से। तो आंसर हो जाएगा खुद से यानी स्वयं से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी आंखें पर चार होने की बात कही गई है। कवि और बच्चों की या बच्चों और माँ की या दोनों की या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कवि और बच्चों की आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना, ठीक है। नेक्स्ट है किसकी उंगलियां शिशु को मधुपर्क का पान कराती हैं। कवि, बच्चों की माँ, बच्चों के परिवारजनों या बच्चों की माँ और पिता दोनों। तो आंसर हो जाएगा बच्चों की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु का प्रथम गुरु कौन था। बहन, नानी, माँ या पिता। मैं बता दूँ हर शिशु का जो प्रथम गुरु होते हैं वो माँ ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल रहा था। सूरज, कमल, चांदनी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कमल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि किसके थकने की बात कह रहा है। स्वयं की, पत्नी की, शिशु के या शिशु की माँ की। तो आंसर हो जाएगा शिशु के थकने की बात कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें बोला है कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा था। नव शिशु या युवा या अतिथि या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा नव शिशु की माँ को धन्य कह रहे थे। ये नागार्जुन का ही लिखा गया है और ये उनका जो है फसल से लिया गया है। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फसल कविता के कवि कौन है। नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास या सूरदास। तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल के उगने में किसका योगदान रहा है। अनेक व्यक्तियों के शारीरिक का परिश्रम या नदियों के जल या खेतों की पानी के बूंदान या सभी। तो मैं बता दूं यहाँ पर इनमें सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा से क्या अभिप्राय है। किसानों के शरीर के परिश्रम द्वारा फसल निर्माण से या हाथों द्वारा बीजों को मिट्टी से रोपित करने से या मशीनों के स्थान पर मानव श्रम की महत्व देना या इनमें से सभी। तो यहाँ पर कोटि कोटि हाथों के स्पर्श का गरिमा जो है ये किसानों के शारीरिक परिश्रम द्वारा फसल का निर्माण करना, यही इसका अभिप्राय है। 4 नंबर क्वेश्चन है एक के नहीं, दो के नहीं पंक्ति की आवृत्ति क्यों कही गई है। सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए या गणना करने के लिए, अलंकृत करने के लिए या आवृत्ति भाव उत्पन्न करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होता है। काली सांदली, मिट्टी के मिश्र द्वारा या रासायनिक खाद द्वारा या नदियों के पानी द्वारा या चांदनी की किरणों के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा चांदनी के किरणों, नदियों के पानी के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन है फसल किसके बदला हुआ रूप है। नदियों के पानी का, सूरज की किरणों का या भूरी काली मिट्टी का या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें सभी। तो आंसर हो जाएगा सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है फसल, ठीक है। अब नेक्स्ट है कवि के अनुसार फसल क्या है। मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का फल या प्रकृति के सहयोग का फल या एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं यहाँ पर कवि के अनुसार फसल जो है मनुष्य का शारीरिक परिश्रम का फल भी है और प्रकृति के सहयोग का भी। इसका मतलब 3, 1 और 2 दोनों होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन जो बोला हाथों के स्पर्श की महिमा पंक्ति में निहित भाव है क्या है। तो हाथों के स्पर्श मात्र से ही फसल निर्मित होती है या किसानों के हाथों का पसीना फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है या फसल सामूहिक परिश्रम का फल है या इनमें से सभी। तो मैं बता दूं यहाँ पर फसल जो है एक सामूहिक परिश्रम का फल है, मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वायु का योगदान किससे विकसित हुआ है। मिट्टी को, फसल को, मतलब किरणों को या नदियों के जल को। तो आंसर हो जाएगा वायु का योगदान किससे विकसित हुआ है, फसलों को, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है। ओलावृष्टि, नदियों का पानी, सूर्य का प्रकाश या कचरे का स्राव। देखो अगर हमें फसल उगाना है तो पानी भी जरूरी है, नदियों का, सूर्य का प्रकाश भी और किसानों का मेहनत भी, लेकिन ओलावृष्टि नहीं है। तो हमारा आंसर ओलावृष्टि होगा। नेक्स्ट है और फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया है। शारीरिक परिश्रम से, प्राकृतिक अपदानों से या वायु शुद्धता से, फसल निर्माण से। मैं बता दें यहाँ पर फसल जो है फसल कविता में कवि पाठकों को किस विषय से अवगत किया है, फसल निर्माण से।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने फसल को किसकी स्पर्श की महिमा बताया? पानी की, सूरज की, हाथों की या मिट्टी की? तो आंसर हो जाएगा हाथों की स्पर्श की महिमा बताया। ठीक है। नेक्स्ट है, फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है? प्रकृति और नदी के, प्रकृति और मनुष्य के, नदी और सूरज के, मनुष्य और मिट्टी के? तो आंसर हो जाएगा प्रकृति और मनुष्य के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल को थिरकना कौन सिखाता है? हाथ, पानी, सूरज या हवा? तो आंसर हो जाएगा हवा सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों में किसकी मेहनत छिपी हुई है? बच्चों की, कवि की, किसानों की या मिट्टी की? तो मैं बता दूँ आंसर किसानों की जो है मेहनत छिपी हुई है फसलों के पीछे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्टि की जाती है? बादलों से, नदियों की या तालाबों की या नहरों की? आंसर हो जाएगा नदियों की। ठीक है। नेक्स्ट है, मिट्टी का गुणधर्म किससे कहा गया है? जल को, फसल को, हवा को या धूप को? तो मिट्टी का गुणधर्म जो है वो फसलों में देखने को मिलता है, इसलिए फसलों को कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पर जो है श्रीपति मिश्रा या मंडन मिश्रा या वेदनाथ मिश्रा? तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन का वास्तविक नाम था वेदनाथ मिश्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप होता है? बीजों का, खनिजों का, पौधों का या सूर्य की किरणों का? तो आंसर हो जाएगा सूर्य के किरणों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया है गद्य खंड से क्षितिज भाग 2 है, पुस्तक सही है और ये श्याम प्रकाश ने लिखा है नेताजी का चश्मा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? श्याम प्रकाश, श्यामावृष बैनापुरी, यासपल या यतीन्द्र मिश्रा? तो आंसर हो जाएगा श्यामा प्रकाश। ठीक है। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? निबंध है, यात्रा वृंता है, एकांकी है या कहानी है? तो आंसर हो जाएगा ये एक कहानी है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया है? स्थानीय कलाकार को, मोतीलाल जी को, सरकारी गायककार को या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा स्थानीय कलाकार को दिया गया था। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने को विश्वास दिलाया? महीने भर में, हफ्ते भर में, सप्ताह भर में या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा महीनों भर में दिलाया। ठीक है, यकीन। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्ति किससे कहा गया? हवलदार साहब को, कैप्टन चश्मे वाले को या सामान्य आदमी को या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाले को देशभक्त का असली हकदार माना है। ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि हवलदार साहब किससे देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे? पान वाले को, मूर्ति वाले को, कैप्टन चश्मे वाले को या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाले को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि कैप्टन देखने में कैसा था? बेहद बूढ़ा, मरियाल सा, लंगड़ा या इनमें सभी? तो मैं बता दूं इसमें मरियाल सा भी था, बेहद बूढ़ा भी था, लंगड़ा भी था, मतलब इनमें सभी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान वाला किस बारे में बात करने को तैयार नहीं था? कैप्टन के बारे में या हवलदार साहब के बारे में या पान के बारे में या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा कैप्टन के बारे में बात करने को तैयार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार साहब को पाने की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? पान बनाना या एक देशभक्त का मजाक उड़ाना या हवलदार साहब पर हंसना या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा एक देशभक्त पर मजाक उड़ाना, ये इनको ठीक नहीं लगा था। ठीक है। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि कस्बे से गुजरते हुए हवलदार साहब किसकी मूर्ति को ध्यान से देखते थे? नेताजी की, कैप्टन की, चश्मे वाले की या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं आंसर की नेताजी का मूर्ति ही बना हुआ था, तो नेताजी की मूर्ति का। ठीक है। नेक्स्ट है, मूर्ति को देखकर हवलदार साहब के मन में कैसे भाव उठते थे? हास्य और चिंतन के या कौतुक और प्रफुल्लता की या दुविधा और संयम की या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कौतुक और प्रफुल्लता की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर में बोला हवलदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे? बदलते चश्मों को देखकर या मूर्ति को देखकर या कैप्टन को देखकर या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं यहाँ पर उनका चश्मा जो हमेशा बदलते रहता था, और वो कौन बदलते थे? कैप्टन चश्मे वाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? हवलदार साहब, पनवाला, अध्यापक या कैप्टन? तो आंसर हो जाएगा जो नेताजी के चश्मे में से चेंज करते रहते थे वो कैप्टन है, तो हमारा आंसर कैप्टन है। ठीक है। नेक्स्ट है, कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन कस्बे से कौन गुजरता था?
हवलदार साहब, मजिस्ट्रेट साहब या हवलदार साहब, 2 बार यहाँ पर दिया और डॉक्टर साहब। तो मैं बता दूँ यहाँ पर ये हवलदार साहब होगा, इन दोनों हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, अगर दोनों दिए हुए हैं तो वैसे आपको देगा नहीं दोनों। कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई है? जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल की? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। नेक्स्ट है कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था? लोगों द्वारा उसका मजाक उड़ाना या नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना या हवलदार साहब का मूर्ति देखना या जगह जगह घूमकर फ्रेम बेचना? तो मैं बता दूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोई मजाक उड़ाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नेताजी अगर बिना चश्मे के हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो हमेशा चश्मे जो है नेताजी का बनाते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था? सरकंडे का या लकड़ी का, कांच का या काले रंग का? तो आंसर हो जाएगा सरकंडे का चश्मा जो है लगा दिया गया था बच्चों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया? देशभक्ति की भावना का या परस्पर प्रेम की भावना का या सामूहिक श्रम की भावना का या परोपकार की भावना का? तो आंसर हो जाएगा देशभक्ति की भावना का जो है संदेश दिया गया, ठीक है, एक मैसेज दिया। नेक्स्ट है देखकर हवलदार साहब के चेहरे पर क्या कौतुक भरी मुस्कान फैल गई है? कैप्टन का हुलिया देखकर या पान वाले की बातें सुनकर, यादव भक्त द्वारा बनाई गई विचित्र तस्वीर देखकर या पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैप्टन यानी कि पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर मतलब हवलदार साहब को जो है उनके चेहरा पर कौतुक भरी मुस्कान फैली हुई देखने को मिले थे। नेक्स्ट है कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसा भावना जो थी? प्रेम की, घृणा की, उपेक्षा की या सम्मान की? तो आंसर हो जाएगा उपेक्षा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन है हवलदार साहब दुखी क्यों थे? कैप्टन की मृत्यु से या पान खाने की या पान ना खाने से या इनमें से कहीं की? मैं बता दूँ यहाँ पर कैप्टन की मृत्यु से उनकी जो है उनको दुखी इसीलिए हुआ था, ठीक है, क्योंकि कैप्टन जो होते थे वो हर बार चश्मा जो है सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति मतलब चेंज कर देते थे उनका चश्मा को, ठीक है। और नेताजी के चश्मे काट के आधार पर बताएंगे किसका सम्मान करना चाहिए? कैप्टन का, फौजी का, देशभक्तों का या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूँ यहाँ पर देशभक्तों का है सम्मान करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा नमक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन है? हवलदार का ड्राइवर, कैप्टन या पान वाला? तो मैं बता दूँ नेताजी के चश्मा से कहानी देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन थे? पान वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, ये शब्द किसने कहा था? पान वाले ने, हवलदार ने, ड्राइवर ने या नगर पालिका के अध्यक्ष ने? तो आंसर हो जाएगा पान वाले ने, इसीलिए ये अनादर के पात्र भी कहलाए। क्वेश्चन है ड्राइविंग मास्टर का क्या नाम था? किशन लाल, प्रेम लाल, छान लाल या मोतीलाल? तो आंसर हो जाएगा मोतीलाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी हुई थी? लोहे की, संगमरमर की, मिट्टी की या कांसे की? तो आंसर हो जाएगा संगमरमर की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? लगभग 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट या 5 फुट? तो मैं बता दूँ यहाँ पर 2 फुट थी। 2 फुट यानी कि लगभग 60.4 सेंटीमीटर के लगभग में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा फिर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? टोपी नहीं पहनी थी, प्रतिमा की ऊंचाई कम थी या चश्मा नहीं थी या रंग उचित नहीं था? तो मैं बता दूँ यहाँ पर चश्मा नहीं था, इसीलिए उन पर कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चश्मे वाले को लोग किस नाम से जानते थे? कैप्टन, नेताजी, मूर्तिकार या इनमें से कहीं? तो मैं बता दूँ यहाँ पर कैप्टन के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन है रामागिरी बेनापोरी जो बाल गोविंद भगत को है और बाल गोविंद भगत काव्य के लेखक कौन है? तो यही होंगे कौन? रामगिरीश बेनापुरी, ठीक है। तो रामगिरीश बेनापुरी है इनकी लेखक। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? कबीरदास को, सूरदास को, तुलसीदास को या रैदास को? तो आंसर हो जाएगा कबीरदास को अपना साहब मानते थे। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत कौन थे? साधु थे, भिक्षु थे या कबीर थे? इनमें से कौन? तो आंसर हो जाएगा ये एक साधु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन है तो बोला भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस पर पड़ा? किसानों पर, आसपास के बच्चों पर या मेड़ पर खड़ी औरतों पर
या इनमें सभी को? मैं बता दूँ, इनमें सभी पर उनका संगीत का जादू पड़ा। बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा जाता था? रहस्य, जादू, संगीत या इनमें से सभी को? मैं बता दूँ, यहाँ पर इनके संगीत को जो है जादू कहा जाता था बाल गोविंद भगत जी को। ठीक है, नेक्स्ट है, भगत के संगीत को सुन हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ा? हलवाहे गाने लगते थे या झूम उठते थे? हलवाहों के पैर तल से उठने लगते थे या इनमें से कहीं? तो आंसर हो जाएगा हलवाहों के पैर तलों से उठ जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते थे? स्वर को ऊंचा करते थे या स्वर को नीचा करते थे या स्वर को ऊंचा नीचा करते थे या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा स्वर को ऊंचा नीचा करते थे अपने स्वर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब आरंभ हो जाती थी? फागुन महीने में, कार्तिक महीने में, चैत्र महीने में या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा कार्तिक महीने में शुरू हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यमय वातावरण में बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? उसकी चटाई पर बैठे थे या काली कमली उड़ी थी या पूरब दिशा की ओर मुँह करके गा रहे थे या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभावी चित्ती मास के आरंभ होकर कब तक चलती थी? फागुन मास तक, चैत्र मास तक, कार्तिक मास तक या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फागुन मास तक चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जड़े से कांप कपा रहा था, मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? लेखक के लिए, बाल गोविंद भगत के लिए, पोतुए के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा लेखक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के बेटे के मृत्यु शरीर को मुखाग्नि किसने दी थी? बहू ने, भगत ने या लेखक ने या पुजारी ने? तो आंसर हो जाएगा बहू ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जब वे बीमार थे या जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई या जब वे धान की रोपाई कर रहे थे या जब वे गंगा घाट पर जाते थे? तो आंसर हो जाएगा जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पोतुओं को क्या करने के लिए कहा? क्रियाक्रम हेतु आवश्यक सामग्री का प्रबंध करने के लिए या रोने के लिए या उत्साह मनाने के लिए या साफ सफाई करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसलिए उत्साह मनाने के लिए। ठीक है, ये कहा था। और आगे है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे कि तो रीजन था क्या? उनका इकलौता बेटा था इसलिए वह सुस्त था, कम बुद्धि वाला था या होशियार था, वह तीक्ष्ण बुद्धि वाला था या उन्हें पुत्र मोह अधिक था? तो आंसर हो जाएगा वह सुस्त और कम बुद्धि वाला था। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत ने पोतुए से बेटी के मृत्यु शरीर को मुक्त दिया इसीलिए गुमराही क्योंकि सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे या वह बहुत दुखी थे या अपने पुत्र को प्यार नहीं करते थे, उनमें से कहना? तो ऐसा हो जाएगा सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ माह के महीने में बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? प्रभातियाँ गाते थे या गंगा स्नान करने के लिए जाते थे या खजड़ियाँ बजाते थे या धान की रोपाई करते थे? तो आंसर हो जाएगा धान की रोपाई करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया है, भगत गृहस्थाय होते हुए भी डैश है यहाँ पर पंखड़ी, साधु, साहब या धर्मगुरु? तो यहाँ पर क्या लगेगा? साधु आ जाएगा। क्वेश्चन है 19 नंबर इसमें बोला है, बाल गोविंद भगत ने पोतुए के भाई को क्या आदेश दिया? पोतुए के पुनर्विवाह का या पोतुओं को अपने घर वापस ले जाने का या बेटे को मुखगिन देने का या घर से बाहर निकालने का? तो यहाँ पर हो जाएगा पोतुओं को फिर से यानी विवाह करने का यानी पुनर्विवाह करने का। अब आते हैं माता का आंचल। ठीक है, शिव पूजन सहाय। ठीक है, माता का आंचल किसने लिखा? शिव पूजन सहाय। तो माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? शिव पूजन सहायक मतलब सहायक। ठीक है, नेक्स्ट है, माता का आंचल पाठ का नायक कौन है? भोलानाथ, मसून तिवारी या बैजू या बाबूजी? तो आंसर हो जाएगा भोलानाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को या खेल के साथियों को? तो आंसर हो जाएगा खेल के साथियों को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे? पेड़ के पत्तों से या दिया सलाई की डिबिया से या उत्तर पुस्तिका के गत्ते से या टीन के टुकड़े से? तो आंसर हो जाएगा दिया सलाई के डिबिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? मिठाई की दुकान सजाना, खेती करना या बारात का जुलूस निकालना या क्रिकेट खेलना। तो मैं बता दूं यहाँ पर मिठाई का दुकान सजाना, खेती करना, बाराती करना ये सारा चीज़ें करते थे, लेकिन क्रिकेट खेलना नहीं खेलते थे उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? मोट खींचते थे या हल खींचते थे या बैलगाड़ी खींचते थे या आपस में लड़ते थे। तो ये कहानी अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी तरह सबको याद होगा, मोट खींचते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है मतलब बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर किसको चिढ़ाया था? बूढ़े दूल्हे को या स्कूल के हेडमास्टर को या मुसुन तिवारी को या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा मुसन तिवारी को चिढ़ाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकाई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? बकरियों का, भैंसों का, चिड़ियों का या भेड़ों का। तो आंसर होगा चिड़ियों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के और यहाँ पर डैश से फिर पराये पीर नहीं समझते थे कौन? लंगूर या गधे या बंदर या घोड़े। तो आंसर हो जाएगा लड़के और बंदर। तो इस जगह पर बंदर आएगा खाली जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? दाल बना रही थी, चावल साफ कर रही थी, सो रही थी या बढ़ाई कर रही थी। तो आंसर हो जाएगा चावल बना रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? महरम, नीम के पत्ते, घास या पिसी हुई हल्दी। तो आंसर हो जाएगा पिसी हुई हल्दी लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? अपनी माता से, अपने पिता से, अपने भाई से या अपने चाचा से। तो आंसर हो जाएगा अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेला करते थे? कबड्डी, क्रिकेट, खो खो या कुश्ती। तो आंसर हो जाएगा कुश्ती खेला करते थे अपने पापा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता के आंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम है? 1930 के दशक का या 1940 के या 1950 या 1920 के। तो आंसर हो जाएगा ये 1930 के दशक का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अपनी माता क्या कहकर पुकारते थे? भोलानाथ या तारकेश्वरनाथ या शिव पूजन या हरि नंदन। तो आंसर हो जाएगा भोलानाथ। ठीक है, भोलानाथ कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक का असल में क्या नाम था? शिव पूजन सहाय या तारकेश्वरनाथ या रामनाथ या भोलानाथ। तो आंसर हो जाएगा तारकेश्वरनाथ इनका असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोला किसे कहा जाता है? आंवला को, आम का उगता हुआ पौधा को, अनार का पेड़ या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आम का उगता हुआ पौधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदंग कब बजती है? जब बूढ़ों का संग होता है या जब विद्वानों का संग होता है, जब लड़कों का संग होता है या जब एकांक होता है। तो आंसर हो जाएगा मृदंग तब बजता था जब लड़कों का संग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? माता के, भाई के, बुआ के या पिता के। तो आंसर हो जाएगा पिता के गले लग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ पूजन के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? चंदन का, भूबत का, हल्दी का या सिंदूर का। तो आंसर हो जाएगा भूबत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक यानी भोलानाथ के पिता राम नामी बाही में कितनी बार राम राम लिखते थे? 1000 बार, 1100 बार या 1008 बार, 108 बार या 1014 बार लिखते थे। तो आंसर हो जाएगा 1000 बार लिखा करते थे। नेक्स्ट है, लेखक के पिता आटे की गोलियां किससे खिलाते थे? गाय को, बतख को, चिड़ियों को या मछलियों को। तो आंसर हो जाएगा मछलियों को खिलाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकेश्वर के पिता सुबह सुबह क्या करते थे? पूजा करते थे, ताश खेलते थे, दूध पीते थे या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डाल देती थी? सरसों का तेल, चमेली का तेल या बादाम का तेल या नारियल का तेल। तो आंसर हो जाएगा सरसों का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ के टीले में बड़ा बदमाश कौन था? भोलानाथ या बैजू या राधा या मुसू तिवारी। तो आंसर हो जाएगा बैजू। तो आई होप गाइस यहाँ तक हमने ऑल टोटल क्वेश्चन जो है आपके MCQ यानी टर्म 1 की दृष्टि से हमने पूरा फुलफिल कर लिया है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और इसका पार्ट 1 जो है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और आप ना 40 में 40 मार्क्स जो है कंफर्म छीन लेंगे यहीं से। ठीक है।